मैंने आपको क्या कर दिया था, इतना बता दिया है कि when an object is at rest and when the object is in motion। कभी भी अगर ऐसा हो कि with respect to observer अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता रहे तो आप बोलोगे with respect to that observer the particle is in motion। लेकिन अगर with respect to any observer if the position of the particle is not changing means the particle was at rest। अच्छा, ये तो रेस्ट एंड मोशन की बात होगी। एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। the state of rest and motion of any object is decided by the observer which is observing that particle। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर मैंने और क्या बताया था, t equals to 0 सेकेंड का मतलब क्या होता है? t equals to 0 सेकेंड का मतलब ये कभी नहीं होता कि when the particle had started moving। t equal to 0 सेकेंड का मतलब होता है वो टाइम जब ऑब्जर्वर पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट किया था। फिर हमने क्या बोला कि अगर चलो मोशन हो रहा है, किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो हम क्या करते हैं, वहां पर उस मोशन को क्वांटिफाई करते हैं। अब मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस। मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है बी, तो ए से बी जाने के को 1000 रास्ते हो सकते हैं, 1000 क्या लाखों करोड़ों रास्ते हो सकते हैं। अब ए से बी जाने का रास्ता अगर सपोज कुछ इस तरह का है, ए से बी जाने का पाथ अगर कुछ इस तरह का है, तो जिस पाथ में पार्टिकल एक्चुअल में मूव करता है उस पाथ का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में याद रखेंगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के बारे में बोलोगे कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, कोई अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट लेंथ है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन लेंथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप पोजीशन भी लिख सकते हो, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब और एक बात क्या रखेंगे यार कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ए से बी जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, तो डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। सिंस डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा से एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, वो हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब कभी भी अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो जिस पाथ में पार्टिकल एक्चुअल ट्रैवल करेगा उस पाथ का लेंथ कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी द डिस्टेंस। और अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो मिनिमम गैप होगा दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, वो शायद आपने सॉल्व किए हो। मान लो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन इज कि सपोज ये एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे स्टार्ट कर रहा है मूव करना। सपोज दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, दिस वाज पॉइंट सी एंड दिस वाज पॉइंट डी। पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया एंड सी से डी आया। सपोज ये भी 10 मीटर्स का था, ये भी 10 मीटर्स का है और ये भी 10 मीटर्स का है। मान लो फॉर दिस डायग्राम
for this diagram, if anybody is asking what is the distance and what is the displacement traveled by the particle, तो आप बोलो आपका आंसर क्या होना चाहिए for this So distance is 30 meter Distance So is 30 meter. Distance 30 meter. and displacement is 10 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर. वेरी नाइस. अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था. डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 30 मीटर. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी हमने ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, मान लो पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, इस तरह से एक आर्क के अलोंग मूव कर रहा है. आई थिंक सबको पता होता है आर्क क्या है. सर्कल का टुकड़ा, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट इज नोन एज एन आर्क. अब सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया, और ये जो आर्क, जिस आर्क में पार्टिकल मूव कर रहा है, इस आर्क ने क्या किया था? सेंटर पर, इस आर्क ने क्या किया है? सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, पार्टिकल ए से बी इस आर्क के अलोंग मूव कर रहा है, और ये जो आर्क है, दिस आर्क हैज क्रिएटेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. फिर से द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. सोच के बोलो, कैलकुलेशन करना पड़ सकता है. डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताएंगे. इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आएगा, सब कोई सॉल्व कर पाएगा. बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना है, जो आपने कभी बचपन में सीखा था, तुम्हारे बचपन के दिन, जहां पर तुमने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब सीखा था. कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो आई विल हेल्प. अगर तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे तो ये नहीं है कि सर ये तो हुआ ही नहीं और ये डाउट बन के रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अगर नहीं हुआ है तब आई विल हेल्प. लेकिन देखो 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एटलीस्ट आई वांट आंसर्स फ्रॉम एटलीस्ट 4 ऑफ यू. मतलब मिनिमम 4 ऑफ यू कैन आंसर, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इसका आंसर, सर इसका आंसर तो नहीं बता सकते. कोई सॉल्व कर रहा है या मैं बता दूं? कोई ऐसा है जिसको लग रहा है सर मैं सॉल्व कर सकता हूं, या मैं बता दूं? आपको बोलना पड़ेगा. मेरे क्लास में अगर आप शांत बैठे हो तो फिर वो बेकार है. आपको मेरे क्लास में बोलना जरूरी है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे. अगर कोई चुपचाप, एक तो देखो तुम्हारे वीडियोस ऑफ है, ठीक है, तो मेरे को नहीं पता आप जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो. एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कर सकते हो ना, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा. अब मैं मोदी जी थोड़ी हो कि तुम्हारी मन की बात समझ लूंगा. तो मैं तुम्हारी मन की बात नहीं समझ सकता. हाँ, कोई आपसे बता रहा है. सौभाग्य बोलो. Sir, is AO is given. AO is radius r. Is it Sir, given? sir, AO is the radius. हाँ हाँ बोलो सोहब. sir, displacement will be 2 pi r by 3. Displacement will be 2 pi r by 3. And No, sir. distance? Displacement will be pi r by 3. No. Displacement will, अभी मेरे को आंसर नहीं पता सौभाग्य, हम Yes, लोग sir. चेक करेंगे. हाँ बोलो सौभाग्य. It's a pi r by. Distance. Displacement is pi r by 3. अच्छा, Yes, sir, displacement pi is, r by 3. okay, displacement is pi r by 3 and distance? Distance is pi r by 3 plus 2r. Pi r by 3 plus 2r is the distance and displacement is pi r by 3. चलो मेरे पास एक आंसर आ गया है. अब मेरे को नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मेरे पास एक आंसर है. एटलीस्ट लोगों ने ट्राई किया. Sir, distance is pi r by 3. Distance is pi r by 3 and displacement अभिराम? R. R. ओके, चलो देखते हैं कुछ आंसर्स आए हैं, देखते हैं सही है गलत है. अब सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब अगर पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये जो आर्क लेंथ AB होगा, ये जो आर्क लेंथ AB होगा, इस आर्क का जो लेंथ होगा दैट विल बी द डिस्टेंस. अब तुमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है. डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पर आर्क लेंथ AB. इस तरह से लिखते हैं आर्क को, शायद आपको पता हो.
ऐसा ही लिखते हैं ना, ऐसा ही लिखते हैं ना आर्क को। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ए बी, अब डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है मतलब ए से बी जो आर्क का लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए अब शायद तुम्हें याद हो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इस तरह से, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पढ़ा है क्या ऐसा फॉर्मूला? अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता लेंथ, अगर पूरा सर्कल मूव, पूरे सर्कल में अगर आप मूव करते तो डिस्टेंस कितना होता? 2 पाई आर। अब पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता था? 360। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा बनता, 360 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 360 से 360 कैंसिल कर देते तो आंसर 2 पाई आर आ जाता। अब ये फॉर्मूला आर्क लेंथ का आपको याद होगा, 9th या 10th में आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है? अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी जो आर्क लेंथ है, थीटा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 60 degree. तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 1 और ये 3, मतलब आर्क लेंथ ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है? आर्क लेंथ ए बी का वैल्यू आ रहा है पाई आर बाई 3, और सब कुछ अगर ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में है तो ये मीटर्स हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस का वैल्यू आर्क लेंथ ए बी है जिसका वैल्यू आ रहा है पाई आर बाई 3 मीटर्स। आया क्या समझ में ये? Yes, sir. ओके। Yes, sir. मान लो मेरे को अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए सर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन गैप होगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन गैप होगा, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई मुझसे बोले कि यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे ए बी लेंथ, ये जो कॉर्ड होता है ना ए बी, इस कॉर्ड ए बी का लेंथ फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, वो जो कॉर्ड है उस कॉर्ड ए बी का मुझे क्या करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है, दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी देखो AO इज अ रेडियस और ये BO, ये भी तो रेडियस होगा। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये रेडियस मतलब AOB ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल सेम मान सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इन ट्रायंगल AOB 2 टाइप्स ऑफ x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. जब आप इसको सॉल्व Yes, sir. करोगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू जो है 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री आ गया क्या x का भी वैल्यू? 60. इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो दैट इंप्लाइज AOB कैसा ट्रायंगल होगा? Equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल। अच्छा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स क्या होंगे? Equal. Equal. इक्वल। तो अगर AOR है, OBR है, तो AB का वैल्यू क्या होना चाहिए? R. R. तो that is your answer. तो displacement is equal to AB is equal to R meters. सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया सर। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? कुछ भी, अगर मेरे को ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपको 9th में 10th में कैसा मैथ्स आता था, आता भी था, नहीं भी आता था, कोई फॉर्मूला में डाउट लग रहा है, व्हाइट बोर्ड में जो भी लिखा है उसमें कोई डाउट है, जो मैंने कुछ बोला उसमें अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, क्लास से पहले अगर आपको कुछ नहीं आता इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्लास के बाद अगर नहीं आएगा देन इट इज अ प्रॉब्लम। कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या कोई भी स्टेप इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक ऐसा स्टेप था, सर ये वाला स्टेप समझा दो, वो वाला स्टेप समझा दो, सर मेरे को पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, कोई ऐसा भी है क्या? अरे बोलो भाई साहब, अगर समझ में आ गया तो हाँ बोलो, तुम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में Yes, आया sir. है तो ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सबको समझ में आया है मतलब, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसा है ना, ये सब एकदम बेसिक है। अगर तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक समझ में आता है तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, वो ट्रैवल करता हुआ ए से बी आ गया, और सपोज ये ए से बी का जो लेंथ है ना, दिस द लेंथ ऑफ ए टू बी वाज 100 मीटर्स। अब इसको क्या मन किया कि ये यहां से क्या करेगा, राइट टर्न कर लेगा। मान लो ऐसा चल रहा था, ए से बी चल रहा था, अब अगर राइट टर्न करेगा इसका मतलब क्या है, इधर घूम जाएगा। तुमको इमेजिन कर पाओगे ना, राइट टर्न करेंगे लेफ्ट टर्न करेंगे तो किधर जाएंगे? यस सर। हाँ, तो मान लो इसने क्या किया, ये राइट में टर्न करके नीचे आ गया। कितना? मान लो 40 मीटर्स नीचे आ गया। ऐसा राइट में टर्न करके 40 मीटर्स नीचे आ गया। अब फिर से ये बोला गया कि फिर से वो राइट टर्न करेगा। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर से राइट टर्न करके अब वो क्या करने वाला है, अब वो 70 मीटर्स वापस इधर आने वाला है। ठीक है, ये इधर आ गया पॉइंट डी पर, और ये द लेंथ ऑफ सी डी इज 70 मीटर्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर बताएंगे, और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट समझ में आता है तो आप आंसर बता सकते हो। बहुत आसान है। Sir, distance is 210 meter. ओके, आई एम गेटिंग आंसर। ठीक है, डिस्टेंस इज 210, And displacement is 50 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। Sir, displacement is 50 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ओके, और कोई आंसर बताना चाहेगा? मेरे पास 2-3 आंसर आए हैं। कोई है जिसका आंसर इससे अलग है? सर मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है सर, मैं अपना आंसर बताना चाहूंगा। कोई है जो आंसर बताना चाहेगा? या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, सर सॉल्यूशन कहां से सॉल्व करेंगे? सबको क्वेश्चन समझ में आया है? Yes, sir. ओके, Yes sir. ओके, तो फिर आंसर आने Yes, चाहिए। sir. अब देखो, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 लोगों के आंसर आएंगे। मैं ज्यादा आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं आयुष्मान आपका आंसर आ गया? हेलो आयुष्मान। Distance is 210 meter and I'm calculating the displacement. अच्छा, यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, काजी फहीम। काजी फहीम। Yes, sir. हाँ काजी फहीम, मैं क्या नाम काजी बोलूं, फहीम हाँ, sir. बोलूं? Kazi, sir. काजी Sir, बोलूं। distance is 210 meters and I'm calculating the displacement. ओके, एवरीवन इज बिजी कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और कौन है? हाँ, इंद्रायु। आर यू प्रेजेंट? नहीं, इंद्रायु से कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। इंद्रायु मीटिंग ऑन। यस सर, प्रेजेंट सर। अच्छा, इंद्रायु आर यू प्रेजेंट? ओके, आज थोड़ा लैग हो रहा है तो सर इसीलिए ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ओके, तो आप इंद्रायु आपने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? हाँ सर, डिस्टेंस Displacement is 50 210 meter. और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। ओके, Displacement is 50 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ठीक है, देखते हैं। मोमिता, Displacement is 70. डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. इज, हाँ मोमिता, हैव यू गॉट द आंसर? Yes, sir. Distance is 210 meter and displacement is 50 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ओके, वेरी नाइस। कोई और आंसर बताएगा क्या? नहीं, देखते हैं। अब देखो, डिस्टेंस का कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी है सर। डिस्टेंस का तो मतलब हो गया कि पार्टिकल जैसा चल रहा है चलते जाने दो, सारे लेंथ को ऐड करते चले जाओ। डिस्टेंस हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD। तो AB प्लस BC प्लस CD अगर आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस 40 प्लस 70। 100 प्लस 40 इज 140, 140 प्लस 70 इज 210। तो डिस्टेंस तो बहुत ही इजी था, 210 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। फॉर डिस्प्लेसमेंट आपको
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो AD लेंथ होगा, दिस AD लेंथ विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। इसको अगर ज्वाइन कर देते, अब देखो अगर BC का लेंथ 40 है, मींस यहां से यहां का लेंथ इज आल्सो 40, दिस इज आल्सो 40 मीटर। फिर अगर A से B का लेंथ इज 100 एंड C से D का लेंथ इज 70, इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका लेंथ होगा 30 मीटर्स का। तो अगर ये मान लो F होता, तो A से F का लेंथ है 30 का, F से D का लेंथ है 40 का। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में इस AFD ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AF। और AF कैसे कैलकुलेट करेंगे, AF कैलकुलेट करेंगे रूट ओवर ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करोगे रूट ओवर ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, AD equals to The displacement is AD. डिस्प्लेसमेंट इज AD इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस ये 1600, ये सॉल्व करने पे 2500 आ जाएगा, 500. तो 50 मीटर्स का आंसर आ जाएगा। सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। सर आया क्या समझ में? yes sir. सबको समझ Yes, में आया? Sir. अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा बोला गया, a boy moved 200 meter south. A boy moved 200 meter south, comma 300 meter west, 200 meter south, 300 meter west, then 600 meter north, 600 meter north. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. आंसर बताओ क्या होना चाहिए? सबको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये सब पता है ना? ऐसा होता है। Yes, sir. Yes sir. Sir, 500 meter. 500 मीटर इज द 500 meter. ओके, मैं देखूंगा, अभी पहले मेरे को ये बता लेने दो। नॉर्थ साउथ, जिधर वेस्ट बंगाल होता है वो ईस्ट है, एंड दिस इज वेस्ट, न्यूज NEWS। हाँ आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर आ गया 500 मीटर्स। ओके देखते हैं, 2 या 3 लोगों ने आंसर 500 मीटर्स। ओके 500. 500 meter. 500 मीटर्स। ओके, तो आई होप सबको ये समझ में आ गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का खेल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लो मैं यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पहले मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे पहले जाना है 200 मीटर साउथ। तो मैं स्टार्ट करूंगा साउथ की तरफ चलना। अब साउथ नीचे है तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मूव करना, और ये लेंथ कितना था, सपोज 200 मीटर साउथ था, ठीक है, दिस लेंथ वाज 200 मीटर साउथ। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करना था, 300 मीटर वेस्ट। तो यहां से वेस्ट की तरफ चले जाएंगे, और कितना ट्रैवल करना है, वेस्ट की तरफ ट्रैवल करना है हमें 300 मीटर्स। तो सपोज यहां से ट्रैवल करके यहां गए, यहां से ट्रैवल करके यहां पर आए, फिर वेस्ट में चले गए। वेस्ट में कितना मूव किया हमने, 300 मीटर्स हमने वेस्ट में मूव किया। फिर ये बोला गया है कि 600 मीटर नॉर्थ जाना है। अब अगर 600 मीटर नॉर्थ जाना है, इसका मतलब क्या है, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये कहां गया, सिक्स 600 मीटर्स ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से ऐसे ऊपर चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 600 मीटर्स। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर एंड कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके यहां पर एंड कर रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत ही आसान है सर, अगर ये 300 मीटर्स था तो ये भी 300 मीटर्स होगा, ये 600 है। देखो अब यहां से यहां अगर 600 है, यहां से यहां ये 600 है, और ये पता है कि दिस लेंथ वाज 200, तो हम बोल सकते हैं ये जो रिमेनिंग लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग लेंथ है 400 मीटर्स का।
अगर ये रिमेनिंग लेंथ 400 मीटर्स, ये 300 मीटर्स, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये आ जाएगा 500 मीटर्स का। 500 meters. तो करेक्ट आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर्स। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, सबको ये sir. समझ में आया? अच्छा, मान लो Yes, sir. इसी क्वेश्चन में मान लो ये ऐसा बोलते हैं कि 600 मीटर नॉर्थ और उसके बाद 500 मीटर अपवर्ड, 500 मीटर अपवर्ड, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और फिर 500 मीटर ऊपर आ गए। ये तो प्लेन में चल रहा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो कॉपी प्लेन में। ऐसा व्हाइट बोर्ड ऐसा था, व्हाइट बोर्ड इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। कॉपी के प्लेन के ऊपर अगर 500 मीटर्स और ऊपर आ गए, मान लो इस तरह से, ये जो पॉइंट था यहाँ पे रुके नहीं, अभी क्या हो गया, प्लेन से 500 मीटर्स ऊपर आ गए, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? सोच के बोलो। अगर कॉपी के प्लेन से 500 मीटर ऊपर आ गए, ये ट्रैवल किया, यहाँ गए, इधर आ गए, यहाँ गए, फिर 500 मीटर ऊपर आ गए, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सोचो सोचो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सबको डायग्राम समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो अगर ये मेरे पास प्लेन है, ये मेरा एक फोन यूज करते हैं, चलो, तो फोन का मतलब हो गया कि आप इधर जाओगे तो दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ, नीचे आओगे तो दिस डायरेक्शन विल बी साउथ, इधर जाओगे ईस्ट, इधर जाओगे वेस्ट। कॉपी के प्लेन के ऊपर भी तो आ सकते हैं ना, तो कॉपी के प्लेन के ऊपर 500 मीटर ऊपर आ गए। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोच के बोलो आंसर क्या होना चाहिए? So 50√2 meter. 50√2, थोड़ा सा कैलकुलेशन Sir, 500√2 meters. 500 Sir, 500√2 meter. 500 Oh, sorry, sorry, sir, 500. 500√2। अब देखो कैसे 500√2 सर, बहुत ही आसान है। कैसे? हमने क्या किया, देखो ये लेंथ मेरे को पता है, यहां से यहाँ का लेंथ वाज कितना, 500 मीटर्स। ये लेंथ मेरे को पता है कि दिस लेंथ इज 500 मीटर्स। अब मेरे को ना ऊपर आना है। अब ऊपर आना है मतलब अब प्लेन में, कॉपी में तो बना नहीं सकते, तो आप ऐसा समझो कि ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसे, इसका मतलब है मैं ऊपर आ रहा हूँ। ऐसे सॉलिड लाइंस दिखा देते हैं, सॉलिड लाइंस का मतलब होता है कि ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ऊपर आ रहे हैं। अब अगर ऊपर आ रहे हैं इस तरह से ऊपर आ गए, तो ये अगर ऐसे परपेंडिकुलरली ऊपर आ गए, मतलब ये एंगल कितना फॉर्म होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया। और अपने को पता है कि ये 500 मीटर्स का पहले तो था ही, अब ये 500 मीटर्स का और हो गया। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड करके हम यहाँ कहीं पर आ गए। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला रेड वाला जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये जो ऊपर आके आते हैं ना वो इधर कहीं पर आ गए। अब इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये 500 है, ये 500 है, तो ये हो जाएगा 500√2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट। सर आया ही नहीं समझ में? आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. सबको क्वेश्चन समझ में आया Yes, sir. डायग्राम के साथ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हम Yes, डिस्टेंस sir. और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? No, sir. अच्छा, No, No, sir. sir. मान लो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट लिख दिया उन्होंने और बोला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स? True, False. sir. False. और फॉल्स? False. Sir, true. ऐसा लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या लगता है सर, ट्रू होना चाहिए? Sir, false? true. हमेशा ट्रू होगा क्या? No, sir. No, sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट one हमेशा case एक दूसरे again. इक्वल है क्या? Distance may be equals to distance. मे बी, हाँ, Not every time. मे बी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा लिखा होता कि डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देन Displacement equal to distance. हाँ, देन इट वुड हैव बीन अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, फिर अगर ये बोला गया है कि एट व्हाट कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलोगे? ऐसा क्या कंडीशन है कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम? बोलो बोलो। Straight line. स्ट्रेट The लाइन। straight road. हाँ, स्ट्रेट रोड मतलब इफ द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स?
True. Always True. always True. मतलब if the particle is traveling in a straight line, distance is equal to displacement. This statement Sir, is always true. always true ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, sir. ओके Sir. अच्छा, मैं Yes, sir, आपसे yes. एग्जांपल पूछ रहा Yes, sir. हूँ. स्टार्ट किया हमने, ए से बी चले गए 100 मीटर्स का. अब बी पे रुके नहीं, घूम के वापस भी आ गए. बी से सी घूम के वापस आ गए. सपोज दिस पॉइंट इज सी and this is of 60 meters length. What is the value of distance and what is the value of displacement? Distance is 160 and displacement is 40 meters. Distance is 30 meters. Distance is 160 and displacement is 40. तो 40. distance and displacement same है क्या इस केस में? No, sir. No, sir. पार्टिकल तो No, स्ट्रेट लाइन sir. में चल रहा था. No, sir. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था. Then also the value of distance and displacement is not equal. मतलब जो स्टेटमेंट आपने बोला है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है? एक्चुअल में आपको जो स्टेटमेंट याद रखना है वो आप ये याद रखोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? व्हेन पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, व्हेन पार्टिकल इज ट्रैवलिंग in a straight line, when particle is traveling in a straight line without changing direction, तो this is the correct statement जो आपको याद रखना है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मानते हैं, लेकिन कब? जब वो बिना डायरेक्शन चेंज किए, जब वो सीधे रास्ते में जा रहे ना, जाते जा रहे, तब क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा. लेकिन अगर वो किसी भी पॉइंट पर मुड़ गया ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा. आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. Yes. सबको ये Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ओके अच्छा, तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी सबको समझ में आ गई है. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी अगर समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट टर्म हम जो है उसके बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज स्पीड एंड velocity. Next term is speed and velocity. Okay. अब ये speed and velocity, आप मेरे को बताओ कि speed का मतलब क्या है और velocity का मतलब क्या है, जो भी आप समझते हो. आज से पहले तक आपने जो भी पढ़ा है, speed is So speed is distance by time and velocity is displacement by time. okay. और कुछ? चलो एक स्टेटमेंट मेरे को समझ मिला कि सर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट इज बट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आई एग्री 100%. और कोई कुछ बता सकता है क्या? Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, ये एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? क्यों स्पीड एक स्केलर क्यों है और वेलोसिटी? अच्छा नो, कोई बात नहीं शुभेंदु, वेल ट्राइड. और कोई और कुछ भी मन में ख्याल आ रहा है? कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है. Speed is the distance traveled per unit of whereas velocity is the distance traveled by body per second in one point to another. नहीं समझा, आयुष्मान फिर से बोलो. The velocity is the distance traveled by body per second from initial point to final point. ओके. एंड स्पीड? Speed is the distance traveled by body in per second. पर सेकंड. ओके. हाँ पुण्य बोलो. Sir, speed can be the rate at which an object covers the distance. ओके. और वेलोसिटी? Sir, velocity. कोई बात नहीं, चलो देखते हैं. Sir, सही. speed cannot be zero and velocity can be zero. स्पीड कैन नॉट बी जीरो. ऐसा शुभेंदु, ऐसा क्यों लगता है? स्पीड, मैं अभी रुका हुआ हूँ, मेरी स्पीड कितनी है अभी? मैं ऐसा थोड़ी दौड़ता हुआ पढ़ा रहा तुमको. No, sir. अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ ना, तो मेरी स्पीड क्या है? Sir, zero. जीरो है. तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि स्पीड कैन नॉट बी जीरो? ऐसा थोड़ी कि कार एक बार वो बस एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर वो रुकेगा ही नहीं.
जो भी पैसेंजर्स को उतर रहा है वो अपने रिस्क में उतरे भाई, नहीं तो वो बस के साथ चलते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना शुभेंदु? नो सर। हाँ, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट तो आप यही याद रखना, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। अब मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, अब फिर स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी तुमने वेक्टर्स के कितने क्लास हुए अभी? 1. सर 1 क्लास। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसके ऊपर एरो चढ़ाते हैं क्या? ऐसा बताया गया है क्या आपको कुछ? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल में ना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसा लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर यूनिट टाइम। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे वेलोसिटी का, अभी परेशान नहीं होना है, समझ में आ जाएगा बाद में ये क्या होता है। और स्पीड में याद रखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं आपको ना एक छोटा सा मतलब समझाता हूँ स्पीड का। मान लो अगर किसी ने बोला कि इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, if a particle is traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या समझते हैं? अगर मेरे को किसी ने ये बोल दिया कि पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, इससे क्या समझे आप? So the particle is moving 10 meter in 1 second. 1 सेकेंड, वेरी नाइस आयुष्मान। जैसे अगर किसी भी पार्टिकल का स्पीड लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो ना, 10 मीटर इन 1 सेकेंड। मान लो किसी पार्टिकल का स्पीड लिखा है, मान लो v1 कोई पार्टिकल है जिसका स्पीड लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पार्टिकल में बैठ जाओगे ना, तो ये पार्टिकल आपको क्या करेगा, ये आपको 60 किलोमीटर आगे ले जाएगा इन 1 आवर। तो कभी भी अगर पार्टिकल का स्पीड लिखा है जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है पर मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो पार्टिकल क्या करेगा, 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। अगर स्पीड लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 आवर में वो पार्टिकल जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। जैसे तुमने सुना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में, एसओए का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तुमने सुना होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट को 1 सेकेंड के लिए चलने दिया जाए ना, तो वो 3 × 10⁸ मीटर्स तक चला जाएगा। अब आई होप सबको 1 मीटर का इमेजिनेशन है। 1 मीटर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? ये जो तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। तो अगर ये 1 मीटर है और सोचो लाइट ने क्या कर लिया, 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर्स अगर वो ट्रैवल कर जाता है, तो सोचो लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? No, sir. तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम ये मान के रखेंगे कि कोई भी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे, हायर फिजिक्स अपने को पढ़ना नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल का स्पीड गिवन है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि 1 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना आगे चला जाएगा। इस तरह से हमें पता चल रहा है। ओके, तो फिर वेलोसिटी क्या है सर? जब भी आपको वेलोसिटी मेंशन करना पड़ेगा ना, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी मींस यू हैव टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एंड आल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। जैसे स्केलर और वेक्टर में अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं ना, जैसे मान लो ये जो मेरे पास स्टाइलस है, ये स्टाइलस का अगर मेरे को लेंथ जानना है, अगर स्टाइलस का लेंथ जानना है मुझे, इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड का लेंथ जानना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज यहाँ से यहाँ का लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसको स्टाइलस को ऐसे रखूं, स्टाइलस को ऐसे बेंड करके रखूं, ऐसे बेंड करके रखूं, ऐसे अलाइन करके रखूं, ऐसे अलाइन करके रखूं, कैसे भी अलाइन करके रखूंगा, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अलाइनमेंट, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको अलाइन कर दो, ऑलवेज यू विल फाइंड दैट दिस एंड एंड दिस एंड आर एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके डेफिनेशन के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं, आप सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, वो उसका मैग्नीट्यूड है और वो उसका डेफिनेशन काफी है। जैसे मान लो एक और क्वांटिटी बताता है इसका मास, अब तुम वेइंग मशीन में इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी इसको आप रखोगे वेइंग मशीन में,
ऑलवेज इसका जो रीडिंग आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। मान लो 10 ग्राम्स आ रहा है रीडिंग, तो irrespective of the alignment in which you are keeping this stylus on the weighing machine, you will always get a reading of 10 gram. इसका मतलब क्या है कि मास एक ऐसा क्वांटिटी था जो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट था। या अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का मास बताना है तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 10 kg, मेरे को कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। वेक्टर में क्या है सर, वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप असाइन करोगे वो भी बताना है और आपको डायरेक्शन भी बताना है। जैसे कभी भी वेक्टर समझना है ना तो बेस्ट एग्जांपल होता है फोर्स। मान लो मैंने बोला कि एक ब्लॉक है 10 kg का और मैंने आपसे बोला कि इस ब्लॉक में आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करो। मैंने ऐसा बोल दिया आपको। अब जैसे ही मैंने बोला कि ब्लॉक में फोर्स अप्लाई करो तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर किस डायरेक्शन में। आपने तो बोल दिया कि ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करो, लेकिन किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है वो तो आपने बताया नहीं। मतलब आप चाहते हो फोर्स इधर अप्लाई करे, फोर्स इधर अप्लाई करे, फोर्स ऐसे अप्लाई करे, फोर्स ऐसे अप्लाई करे, फोर्स ऐसे अप्लाई करे, आपने ये तो बताया नहीं सर। इसका मतलब जब भी मैं एक वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा तो आपको डिफाइन करने की, उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है। दोनों में से किसी एक डेटा को भी अगर गायब कर देंगे तो वो जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। तो उसी तरह जब अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी वेक्टर तो आप ऐसा बोलोगे। मान लो अगर मैंने ऐसा बोला अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग along north with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ना मैंने पार्टिकल का वेलोसिटी बताया। कैसे? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दिया, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और कितने मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है वो भी बता दिया। तो जब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे लाइट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भागता है। Irrespective of the direction, light will always move at a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब भी आपको किसी पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझ में आया ना तो इस स्टेटमेंट का आंसर दो। स्पीड is always equal to the magnitude of velocity. Magnitude of velocity. Speed is always equal to the magnitude of velocity. True or false? False. False. Speed is always equal to magnitude of velocity. ये false है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है ना कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तभी दो पार्टिकल का स्पीड और वेलोसिटी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। मतलब अगर पार्टिकल सीधे रास्ते पे चल रहा है without changing its direction, then only the speed of the particle will be equal to velocity. In that case only displacement is equal to distance. आप हमेशा ये याद रखना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सर? करेक्ट स्टेटमेंट ये होता है, करेक्ट स्टेटमेंट होता है स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पीड जो होगा वो या तो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि तुम देखो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो कभी कभी डिस्टेंस कम हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है क्या कि डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कम हो जाए और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए? हो सकता है क्या ऐसा? No, No, sir. sir. No, sir. No, वो sir. इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। तो उसी तरह हम क्या बोलेंगे, स्पीड का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उसके रिलेटेड कुछ भी लग रहा है कि सर मेरे को वो नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, देखो तुमने 2 लेक्चर्स मेरे को देख लिया, 2 लेक्चर्स तुमने देख लिया, तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ये मास्टर को कुछ आता है या नहीं। तुम अपने दिमाग में तुमने एक इमेजिनेशन तो बना लिया होगा।
तो अगर तुमको लगा कि सर ये होना चाहिए अपने लेक्चर में, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, कोई फीडबैक, ये सब कुछ सही चल रहा है सर? सही चल रहा है सर। सही चल रहा है, सही चल Everything is good, fine. एवरीथिंग इज फाइन, ओके। अच्छा, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स का कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरा कॉपी अलग रखना और जो दूसरे सर है उनका कॉपी अलग रखना, ठीक है? फिर से अब ये जो भी मैं नोट्स, जैसे मैंने कल भी मैंने नोट्स शेयर कर दिया था ग्रुप में, तो ग्रुप में मैंने नोट्स शेयर कर दिया है, और ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है ना, मैं इसको YouTube में भी अपलोड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है? देखूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को पूछ सकते हो। लेकिन एक काम आपको हमेशा करना है, आपको नोट्स मेंटेन करके रखना है कॉपी में, क्योंकि देखो एट द एंड क्या होता है ना, जिसका कॉपी में जितना अच्छा नोट्स होता है ना, वो उसको उतना आराम होता है पढ़ने का। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे, हर दिन के हिसाब से आपको नोट्स कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Okay, चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग आज का। आज नहीं, क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइम ओके अभी तो 5 मिनट और है, सॉरी अभी 5 मिनट और है, 5 मिनट और है, तो हम कुछ और ही बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैंने ये आपको समझा दिया, चलो भाई ऐसा होता है। अब मान लो ऐसा बोला गया है, क्या बोल दिया उन्होंने कि हाँ ऐसे मूव कर रहे थे, एक सेमी सर्कल में मूव किया हमने इस तरह से, पॉइंट ए से पॉइंट बी चले गए, ठीक है? तो ये बोला गया है इन टाइम 10 seconds, in time 10 seconds the particle moved from A to B, ठीक है? इसका रेडियस इन्होंने बता दिया है, 1 मीटर का रेडियस है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, बोलो क्या आंसर होगा? स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू क्या क्या होगा? 10 सेकंड में पार्टिकल ए से बी चला गया, इस वाले रास्ते में 10 सेकंड में पार्टिकल ए से बी अगर चला गया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? सोच के बताएंगे आंसर, गलत मत बताना बस। सोचना आराम से, देखना क्या डेफिनेशन है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको स्पीड जानना है तो आपको डिस्टेंस जानना पड़ेगा। अगर आपको डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड मिल गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट जानना है तो उसके लिए आपको अगर आपको वेलोसिटी जानना है तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। Speed equals to 11/35 meter per second. एक मिनट, मेरे पास स्पीड का वैल्यू 1 आया और वेलोसिटी का वैल्यू, हाँ स्पीड, आयुषी आपने क्या बोला? स्पीड 11/35 meter per second. 11/35 मीटर पर सेकेंड, ओके। आप पाई के टर्म्स में छोड़ सकते हो आंसर। Sir, pi/10. Pi/10 is speed और velocity. Yes, sir. Okay. So speed. Velocity is 0.2 meter per second. Velocity is 0.2 meter per second. Okay, check करते हैं। देखो कुछ लोग एक्टिव हैं क्लास में, जैसे अभिराम हो गया, ये लोग एक्टिव है, ये लोग आंसर देते हैं। और कौन है? तो ये क्यों नहीं रहा? मालिनी ने आज एक आंसर दिया है, ममिता आंसर देती है, पीयूष का आंसर नहीं आता, रवि कुल एकदम 2 क्लास हो गए वो शांत बैठा है। आयुषी ने आंसर दिया, शुभम श्री आंसर नहीं आता, शुभेंदु आंसर आया था, ऐश्वर्या का आंसर नहीं आया, अर्चिता का आंसर नहीं आया, श्रेयशीष का आंसर नहीं आया, अन्वेषा नो आंसर, इरफान थोड़ा बहुत एक्टिव था, और कौन है?
सॉरी अनुकंपा का आंसर एक आया था शायद। आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। अभी कितनों का आंसर आ गया? सोहम आपका आंसर आ गया? Yes, sir. Pi by 10 is the speed. ओके देखो देखते हैं। स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मैं सेमी सर्कल में ट्रैवल करूंगा तो यहाँ से यहाँ का जो आर्क लेंथ होगा वही तो हमारा डिस्टेंस हो गया। अब आर्क लेंथ डिस्टेंस हो गया मतलब क्या है, पूरा सर्कल अगर घूमते तो वो 2 पाई आर होता। हमने आधा सर्कल घूमा है तो आधा सर्कल मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर। तो स्पीड हो जाएगा पाई, रेडियस तो 1 है, डिवाइडेड बाई 10। तो पाई बाई 10 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड हो गया। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से ट्रैवल करके अगर बी आ गए मतलब डायमीटरली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए, तो जो डायमीटर होता है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 2 का है और टाइम लगा 10 का, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सर आया नहीं सर समझ में? ये आई होप सबको समझ में आया है। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, तो sir. फिर Yes, आज sir. इतना ही रहने देते हैं। आप ये नोट्स मेंटेन कर लेना कॉपी में, ठीक है? Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है, I'll be ending this meeting and Thank you, sir. thank you.